सो गाइस, अक्टूबर का पहला वीक और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में धड़ाधड़ लगातार गिरावट। एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, उसी लेवल से आपको लगातार ये गिरावट देखने को मिली है। क्या है वो लेवल अभी यहां पर समझेंगे, ध्यान से सुनना सभी चीजें। गिरावट के पीछे रीजंस टोटल 4 हैं और इन्हीं 4 रीजंस पर मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोस कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन व्यूज ज्यादा नहीं आते मेरे सुज़लोन पे, इसलिए मैं बहुत ही कम अपलोड करता हूं। बट जितने भी अपलोड करे हैं सब में मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं वो रीजंस डिस्कस करे हैं कि सुज़लोन में गिरावट क्यों है। गिरावट से कंपनी बुरी नहीं हो जाती, अभी सब चीजों पर आएंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिल्कुल सही जगह पे हो। यहां पे आपको ब्लफ देखने को नहीं मिलेगा। टोटल 4 रीजन है, जिनमें से ये 3 रीजन आपके सामने है। CFO, रेजिग्नेशन एंड ESOP, ये 3 मेजर रीजन है। और चौथा भी एक रीजन मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया था, ऑल्दो काफी सारे वीडियोस लिए हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। कोशिश करूंगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको सीखने और समझने को बहुत चीजें मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये रहती है कि ये कंपनी जो भैया कर्ज में पड़ी हुई थी, डेट फ्री अपने आप को कंपनी ने डिक्लेयर किया, कंपनी प्रॉफिट के अंदर आनी शुरू हुई, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग किया और उस कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 1852% तक के रिटर्न दिए। लेकिन इन्वेस्टर की भूख कभी शांत नहीं होती है, स्पेशली उस इन्वेस्टर की जो बार बार टॉप पर जाकर के बाइंग करता है और फिर कहता है कि भैया कंपनी बर्बाद हो गई। गिरावट से कंपनी बर्बाद नहीं होती है। 5 साल के अंदर बहुत इन्वेस्टर्स की भूख शांत कर चुका है सुज़लोन। बट अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपको पता होनी चाहिए कि भैया 1800% तक के रिटर्न दिए हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी करेगा। और कई बार कंपनीज 1-1, 2-2, 3-3 साल तक एक ही रेंज पर कंसोलिडेशन करती रहती हैं। आपके पैसे इन्वेस्ट करने पर शेयर नहीं भागेगा, वो अपने नए बेंचमार्क्स क्रिएट जैसे जैसे करेगा तब भागेगा। अब नेगेटिव्स जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, यहां पर सुज़लोन एनर्जी में ऑर्डर कैंसिलेशन जैसी खबरें, टोटल 3 से 4 कैंसिलेशन खबरें कंपनी के अंदर हैं, जिसके बाद आपको ये लगातार गिरावट देखने को मिली अराउंड 76 से। ठीक है, कैंसिलेशंस कुड हैव नोशनल फाइनेंशियल इफेक्ट्स, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी पड़ते देखने को मिल सकते हैं। टोटल 1800 करोड़ तक के ऑर्डर जो है कट हुए हैं कुछ, और कुछ कैंसल आउट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रीजन, अगर आपको मालूम नहीं है तभी कहते भैया कंपनी के बारे में अगर समझ रहे हो ना, तो नेगेटिव्स और पॉजिटिव दोनों पता होने चाहिए। मेरे पास कई बार कमेंट आते कि भाई सिर्फ पॉजिटिव बताया कर, नेगेटिव मत बताया कर, नेगेटिव बताने से शेयर गिरता। अरे भैया, वीडियो बनाने से शेयर गिरता पड़ता नहीं है, वो अपने काम से करेगा। वीडियो तो मैं 2020-19 के अंदर भी नहीं बनाता था शेयर, लेकिन तब भी बढ़ता गिरता था ना। तो भैया वीडियो बनाने से शेयर गिरता पड़ता नहीं है, कंपनी अपना काम करेगी, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पता होना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव सुनोगे तो भैया दिन भर भ्रम में जियोगे, फिर बाद में कहोगे भैया क्या ही करवा दिया। अब भैया मोतीलाल ओसवाल ने सितंबर 1 को 80 का टारगेट दिया था और आप 80 के आसपास तक नहीं भटके, 80 के आसपास तक नहीं बढ़ गए, तब शेयर का प्राइस 57.88 था और तब से लेकर के लगातार ये गिरावट चली है। तो भैया ये अचीवेबल नहीं दिखा, बाइंग की रेटिंग दी, बट इन्वेस्टर यहां पर भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे। ICICI सिक्योरिटीज ने 76 का टारगेट दिया था 13 अगस्त को, वो भी अचीव अभी तक नहीं हुआ है। 83 का टारगेट था मई 29 को, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाइंग की रेटिंग थी, 83 का टारगेट नहीं अचीव हुआ। तभी कहते हैं जब भी मार्केट एक्सपर्ट या कहीं भी आप कुछ भी टारगेट देख रहे हो, भैया पहले समझो मार्केट क्या पोजीशन दिखा सकता है, अच्छा रिसर्च करो, तब जाके चार्ट पैटर्न के ऊपर रख करके अपना रिसर्च पक्का करो और तब जाके कोई भी डिसीजन लो। Q2 का प्री एनालिसिस मैं ऑलरेडी आपके साथ ले चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स अगर दूं तो कंपनी को जरूरत है एक क्वार्टर और अच्छा देने की, क्योंकि अभी तक कंपनी ने मात्र 2 क्वार्टर अच्छे दिए हैं। अब भैया मैं 2 क्वार्टर क्यों कह रहा हूं, जबकि कंपनी भैया लंबे टाइम से प्रॉफिट्स में चल रही है। मैं आपके साथ 2 क्वार्टर इसलिए डिस्कस बार बार करता हूं कि कंपनी ने सिर्फ अभी के टाइम पे, अगर हम शॉर्ट टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, 3 में से 2 क्वार्टर कंपनी ने अच्छे दिए और उसके पहले भी कंपनी के क्वार्टर अच्छे ही रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी को खराब नंबर देने, नहीं, कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रही है, ये जरूरत है आप लोगों को समझने की।
अगर गिरावट है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि कितना रिटर्न पहले दे चुका है, तो भैया लंबा लंबा कंसोलिडेशन भी चलता है मार्केट के अंदर, वो भी पता होना चाहिए। तो कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर बहुत स्ट्रांग थे, तीसरा जो क्वार्टर बीच वाला यहां पर आपको देखने को मिलता है मार्च 2025 का, यहां पर दिक्कत यह है कि कंपनी का डेफर्ड टैक्स परसेंटेज आया था, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आई थी। तो मैं बस यही चाहता हूं, बीइंग एन NISM 7 सर्टिफाइड, कि कंपनी का टैक्स परसेंटेज जो है रेगुलर चले। अगर कंपनी का टैक्स परसेंटेज रेगुलर चलता है तो यस, कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट्स दिखाएगी। हमको इस तरह के प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, हमको कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तब जाकर के हम कहते हैं कंपनी यस आगे और अच्छा ग्रोथ करेगी। तीसरा पॉइंट आपका आता है इसके नंबर्स, यानी कि रेवेन्यू। अब भैया जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 3132 करोड़ रुपए गिरा है, 3132 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू गिरा, जो कि मार्च 2025 में 3790 था। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी लगातार बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू यहां पर डंप करा। ठीक है, जब बात आती है बेंचमार्क्स देने की, मतलब यह है कि कंपनी के नंबर लगातार हर क्वार्टर के अंदर बढ़ते चले जाए। जैसे यहां पर 3790 करोड़ था, यहां पे कंपनी 38 करोड़ का रेवेन्यू दे देती, अच्छी बात थी। उसके बाद 39 करोड़। अब यहां पर कंपनी में एक सेटबैक आया जून 2025 में। इस सेटबैक को कवर करने के लिए कंपनी को अगले क्वार्टर के अंदर इस नंबर्स के ऊपर नंबर देने होंगे, ताकि वो बेंचमार्क्स कंपनी कंटिन्यू करे जो पिछले 4 से 5 क्वार्टर से कंपनी ने यहां पर क्रिएट किए थे। आई गेस ये पॉइंट भी आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा। अब आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि लगातार धीरे 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 करके डिग्रेड हो रही है। ऑल्दो इस पर आप लोगों ने बहुत गालियां दी है कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में कि भाई पब्लिक में जाकर के प्रमोटर एंट्री कर रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे भैया ध्यान से सुनो, ESOP के आने के बाद जब जब कंपनी ने ESOP प्रोवाइड किया, आप चार्ट पैटर्न पर ESOP जाकर के देखना, आपको हर डेट पर जब भी कंपनी ने ESOP दिया है, ऑलमोस्ट हर ESOP के बाद आपको एक बढ़िया फॉल देखने को मिला है शेयर के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि भैया ESOP के बाद प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है, ESOP दिया जाता है। ऑल्दो अभी यहां पर जून 2025 में जो प्रमोटर ने माल बेचा था वो आपकी लार्ज एंटिटीज नहीं खरीदा है, लेकिन वो लार्ज एंटिटीज स्टिल क्या एक्टिव है आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। तो भैया यहां पे आपके FIs की होल्डिंग 23.04 से 23.02% की हुई है, और पब्लिक के पास माल गया है 55.07%। सितंबर होल्डिंग का डाटा अभी नहीं आया है, तो उसका वेट करना चाहिए कि भैया प्रमोटर और FIs की होल्डिंग में क्या डिफरेंसेस आते हैं आगे जाकर के। तो ये एक और बड़ा कंसर्न आपको यहां पर मिल चुका है। अब आते हैं आपके, ये 3 टोटल पॉइंट्स थे। मैनेजमेंट का कंसर्न क्या है? हमने प्रमोटर होल्डिंग देख ली, ये कंसर्न है। ESOP हमने समझ लिया। मैनेजमेंट का कंसर्न ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत खराब काम भी किया है। मेरे पास एक आर्टिकल शायद इसके रिलेटेड मैंने अभी लिया नहीं है, बट कोई बात नहीं, पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, बल्कि एक नहीं 2024 का जून का आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट में कंसर्न ये है कि ओवर शैडो कंपनी का बिजनेस कर जाता है कंपनी की वर्क पावर को। मतलब कि जितना वर्कलोड कंपनी के वर्कर्स के ऊपर है, उतने बढ़िया एग्जीक्यूशंस कंपनी के नहीं हो पा रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न है जो कि उठा था 2024 जून के अंदर, और ये कंसर्न अभी रिसेंटली भी उठ करके आया है CFO के रेजिग्नेशन के साथ में। प्लीज जाकर के चेकआउट करना। ये 3 मेजर कंसर्न है एज एन इन्वेस्टर जो कि आपको पता होने चाहिए। बट यस, गिरावट आई है, गिरावट यहां से लगातार आपको देखने को मिली है, और इसके पीछे रीजन सिर्फ ये नहीं है जो हमने रीजन डिस्कस करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले 5 साल के अंदर जितने रिटर्न दिए हैं भैया तगड़े हैं। टाइम लगता है नेक्स्ट बेंचमार्क्स बनाने में, तो उनका वेट करो अगर आप कर सकते हो। बाकी कंपनी तो भैया ठीक ठाक काम कर ही रही है, जैसा किसी भी कंपनी को करना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग बढ़नी चाहिए, इसकी बहुत बड़ी डिमांड हमारे यहां पर हमने कई बार डिस्कस किया चैनल पर कि बढ़नी चाहिए। बाकी देखते आगे क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे टोटल 2 इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे 54 एक इंपॉर्टेंट बेस था जो आज आपका टूट चुका है। 54 के बाद इंपॉर्टेंट बेस आता है 51.90 के पास में, लगभग 52।
ये इंपॉर्टेंट बेस है, यहां से आपको छोटी सी रिकवरी और देखने को मिल सकती है, बट फर्दर बड़े ब्रेकआउट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो डिपेंड करता है कंपनी का CFO वापस से कब अपॉइंट किया जाता है और साथ में Q2 में कंपनी क्या अपडेट्स देती है और उसके साथ में होल्डिंग पैटर्न में कब क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कल का सेशन फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटी मोटी रिकवरी अगर बनती है वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है उसको कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।